रितेश साहू सर। आए हैं। हाँ 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 सर, जी, हाँ। रितेश। हाँ, बताइए रितेश हाँ साहू क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर आपने जो पास्ट में 1 घंटा लगाया तो आप नॉलेज दिए। इन लोग को नॉलेज आपके चैनल पर बहुत अच्छा है, तो उन लोग को पहले ले लेना चाहिए। मेन चीज है वर्ण व्यवस्था पे डिबेट करने का था सर। तो हाँ, बोलिए आज आप। देश और विश्व हम आज देश और विश्व में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारी इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज मैं ये कह रहा हूँ, हिस्ट्री 2014 से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने जा रहा है। और इस चीज में सबको वर्ण व्यवस्था को समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस चीज पे डिबेट बहुत किया हूँ, लोगों को समझाया हूँ, और कुछ लोग, बहुत लोग समझे बात को। अब बात यह है कि हमारे देश में जो आप, मैं आपसे हर चीज पे सहमत हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज कि परफेक्शन वाली बात आती है कि धर्म क्या है, इस पे मैं एकदम लास्ट में बात करूंगा। मेन टॉपिक जो आया है कि वर्ण व्यवस्था का, आज हमारे इस जब से मतलब कोई भी सरकार रही है उसकी बात नहीं करूंगा मैं। सबसे बड़ी जो समस्या आया है, बेरोजगारी इस समय है कि नहीं सर, ये बताइए आप। इस पे आपका कमेंट में जानना चाहूंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब बिल्कुल है, बेरोजगारी तो सबसे चरम पे है। बिल्कुल सही सही। इंडिया में भी है कि फॉरेन में भी है? बेरोजगारी हर जगह होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि किस देश में कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। नहीं नहीं, मैं ये जी। कह रहा हूँ यूरोप में, अमेरिका में, वहां भी बेरोजगारी है ना। ठीक सर, मान रहे हैं ना आप डिबेट करना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था पे? हाँ, मैं उसी पर बेस है, दिस इज द बेस। ओके, तब आप तो समझ बोलिए ना, पाएंगे, अपनी सब बात लोग रखिए। जितने लिसनर हैं यहाँ पर बैठ तभी समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था हुँ। कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या चेंजेस हुआ। वर्ण व्यवस्था एक्चुअली जब बहुत पहले स्टार्ट हुआ, वो हॉरिजॉन्टल वर्ण व्यवस्था था। अब मैं उस पे आ रहा हूँ, मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ। हुँ। पहले मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, फिर इंडिया और वर्ल्ड की बात करूंगा, फिर वर्ल्ड व्यवस्था पे। जैसे जब शुरुआत में हम तो जानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ। आदमी, हमसे भी बात, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि साहू जी आपकी जाति क्या है, तो मैं जवाब देता हूँ, एंशंट हिस्ट्री हिस्ट्री के हिसाब से मैं ब्राह्मण राजपूत हूँ। मेडिवल हिस्ट्री के हिसाब से मैं तेली हूँ। अब मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से मैं राजपूत ब्राह्मण हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं फेवर, आपको लोग लगेगा कि मैं फेवर कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था। ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था में हॉरिजॉन्टल फेवर कर रहा हूँ। तो जो वर्ण व्यवस्था शुरुआत में जो आई, वो कैसे आया? जैसे एक कबीला रहा होगा, वहां पर ग्रुप में बना के लोग 1000 लोग, 100 लोग, जो लोग रहते थे, तो उसमें कोई बहुत, जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ताकतवर था, कोई बहुत से दिमाग वाले थे। तो ये चीजें, एक कबीला दूसरे कबीले पे क्या किया, अटैक किया। तो उसके कारण से धीरे 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 शुरुआत में जब लड़ने की बात आती है, आज हम अगर कोई ग्रुप बनाते हैं लड़ने के लिए, तो क्या होता है, लड़ते हैं लोग, तो हम लोग एक समानता का बात करते हैं कि तुम भी आओ हमारे साथ, वो भी आए हमारे साथ। इस तरीके से एक ग्रुप बन गया लड़ने वालों का, एक ग्रुप बन गया दिमाग लगाने वालों का कि उस युद्ध को कैसे जीता जाएगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था चली। उसमें उस समय जो व्यवस्था चली वो हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड व्यवस्था था। अब उस रितेश हॉरिजॉन्टल साहू जी, वर्ल्ड व्यवस्था को धीरे, रितेश साहू जी, हाँ मेरा एक प्रश्न है, क्या आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं? हाँ सर, हम आपसे बहुत पहले बोले ना कि हम धर्म पे बात एकदम लास्ट में करेंगे। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ बोलिए। कि आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं? मैं, देखिए, जब आप ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साइंस धर्म को मानता हूँ। और सभी धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, सभी धर्म इसी में आके एंट्री लेते हैं। ठीक, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि आप क्लियरली, अगर आप हम्म। अपने को आस्तिक बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं? अरे भाई, मैं कह दिया हूँ कि गॉड। जब 2000 में स्टीफन हॉकिंग यहाँ आए थे इंडिया में, आपको याद होगा, याद, जब कुंभ मेला लगा था, तो उनसे एक चीज पूछा गया था कि इफ गॉड क्रिएटेड अस, उनसे पूछा गया, इफ गॉड क्रिएटेड अर्थ, देन हु क्रिएटेड गॉड? स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इफ वी विल नो द आंसर, वी विल नो द माइंड ऑफ द गॉड। ठीक है सर। स्टीफन हॉकिंग पे आपने, वो भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, वो सब में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। आप गॉड की बात कर रहे हैं, वो बहुत अलग चीज है। गॉड पे बुद्ध जी ने क्या मना किया था, क्या बुद्ध जी ने कि गॉड का अस्तित्व नहीं है? हाँ। रितेश साहू जी, आपको पता है कि जो स्टीफन हॉकिंस थे, उन्होंने गॉड की खाल खींच ली थी? अरे भाई, अभी हम अब स्टीफन हॉकिंग, देखिए सर,
मैं बुद्ध जी की एक बात बताता हूँ, आप जानते भी हैं। बुद्ध जी ने रितेश कहा साहू था जी, कल। रितेश साहू, हाँ, हाँ। रितेश साहू, हाँ, हाँ। रितेश साहू एक बात हाँ, समझें हाँ। यहाँ पे आप अभी बुद्ध मेरी जी की पूरी बात बात नहीं नहीं समझे चल सर। रही है। नहीं, नहीं, आप नहीं समझे हैं मेरी बात को। यहाँ पे जो मैं टॉपिक है कब ना समझ आज रहा का, हूँ? नहीं समझ रहे हैं अरे ना सर, आप मैं नहीं वर्ण समझ रहे व्यवस्था हैं। पर मैं टॉपिक आपको की बहुत बात कर ध्यान रहे से, हैं। अब रुक जाएँ, 1 मिनट रुक जाइए आप, आप 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। आपने जितनी देर बातें कही, उतनी देर मैंने आपकी बातें सुनी। बहुत ध्यान से सुन रहा था कि आप टॉपिक पे बात करेंगे, पर आप घुमा-फिरा के कभी बोल रहे हैं कि आप हॉरिज़ॉन्टल वर्ण सिस्टम की आप बात करते हैं, फिर बोल रहे हैं कि आप अपने को वैश्य राजपूत बताते हैं इतिहास में, फिर बीच में आप तेली बन गए, फिर आप वैश्य राजपूत बता रहे हैं। दरअसल राजपूत शब्द जो है पिछले 400-500 साल के अंदर आया है। प्राचीन काल में कोई राजपूत शब्द नहीं होता था। वैश्य जो शब्द की बात कर रहे हैं, ये कहीं पे आया ही नहीं है। इतने सारे राजा हुए हैं भारत में, किसी ने अपने को क्षत्रिय नहीं लिखवाया, किसी ने अपने को वैश्य नहीं लिखवाया, किसी ने अपने को ब्राह्मण नहीं लिखवाया, किसी रॉक इंस्क्रिप्शन पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखवाया। तो आपकी जो बात है एंशिएंट में आप जो बता रहे थे कि आप ये वर्ण बन गए, कोई एक कबीला था, कबीले में जो लड़ने वाले थे उनकी एक चीज़ें बन गईं, जो उसमें से दिमाग लगाने वाले थे उनका एक वर्ण बन गया। आप हॉरिज़ॉन्टल जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, ये पूरा एक कोरी गप यहाँ साबित होती है। प्राचीन नहीं, नहीं, काल नहीं, में नहीं, ए, सर, रुक 1 मिनट, 1 देखिए मिनट। आपकी बात मैंने पूरी वो सुनी गप है, है, आप मेरी बात चलिए आप ठीक सुन है। लीजिए, वो पास में सुन किसी ने नहीं लीजिए। देखा ना। नहीं, नहीं, सुन लीजिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप कहिएगा कि आपको रोका गया। भई मैं चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं यहाँ पे, जब आप लोग अपनी बातें रखते हैं, तो मेरी भी बात सुन लिया कीजिए, फिर अपनी बात बोलिएगा, तब मुझे किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको रोकने की। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझिए, तो यहाँ पे जो आपने बातें कही ना इ इसलिए गप प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में कोई बड़ा साम्राज्य नाम की कोई चीज़ थी नहीं। बहुत बड़ा एम्पायर नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। बड़े-बड़े जो एम्पायर दुनिया में देखे गए हैं, वो सम्राट अशोक का एम्पायर देखा गया, सिकंदर का एम्पायर देखा गया, पारसियों का भी एम्पायर वीडियो देखा बना गया, के थोड़े लेकिन बैठो। इन सब में यहाँ पे मेरा कहीं भी वीडियो बना सम्राट बैठे हैं। थोड़ा-सा आप हेलो। म्यूट रखिए ना, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा-सा आप म्यूट हो जाइए। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सम्राट अशोक का इतना बड़ा एम्पायर था, पर उन्होंने कहीं वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात नहीं की। और जो छोटे-छोटे कबीले थे, जो ब्रेवेनिकल सिस्टम अपनी किताबों में लिखता है कि 48 किलोमीटर, 75 किलोमीटर का कबीला, नदी के उस पार, नदी के इस पार एक दूसरा देश शुरू हो जाता है। इस देश का दुश्मन, उस देश का दुश्मन हमारा दोस्त बन जाता है। इस तरह का फिर वो महाभारत लिखता है, भाई-भाई को लड़वा रहा है, भाई-भौजाई की साड़ी उतर रहा है, तो भरे दरबार पे क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में कोई वर्ण व्यवस्था तो थी नहीं। कोई वर्ण व्यवस्था होती अगर, तो ये जितने भी राजे वगैरह थे, सब अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते कि मैं इस वर्ण का हूँ या उस वर्ण का हूँ, या कोई तो सबूत मिलता। कुछ भी नहीं है। कोई एक सिंगल नहीं, नहीं सर, सबूत नहीं है वर्ण व्यवस्था की। सर, तो सर। जब सबूत नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस आधार पे प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित करने नहीं, का नहीं, नहीं, प्रयास नहीं, कर नहीं, रहे नहीं। हैं? जी, रितेश साहू बताएँ। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। सर, अब थोड़ा बात बिल्कुल सुनिए। सुनूँगा मैं। हाँ, आप जितना बोले हैं सर, आप इतना बोले हैं, इतना बोले हैं, पूरा आपका चैनल बना हुआ है। मैं लाइक करता हूँ। आप समझने की नहीं कोशिश कर पा रहे हैं सर। पूरी बात सुनिए। देखिए, वर्ड व्यवस्था आज का सॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए बन रहा है। ठीक है सर? आप अभी फ्यूचर में आप ये पाएंगे कि पूरे इंटरनेशनल जो चीजें चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। अब मेरी बस पूरी बात आप सुनते जाइए। हुआ क्या है, जब से आजादी हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, लोग काम धंधा स्टार्ट कर दिए हैं, हर कोई आगे बढ़ने लगा। हर कोई आगे बढ़ने लगा। गांव से लोग चले आ रहे हैं शहर में। शहर में खूब ज्यादा विकास हो रहा है, खूब ज्यादा गंदगी हो रही है, खूब ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। शहर के लोग कहाँ भाग रहे हैं? मेट्रो में, बड़े बड़े शहर में भाग रहे हैं। बड़े बड़े शहर के लोग एशिया के पूरे कहाँ भाग रहे हैं सर? यूरोप में, अमेरिका में भाग रहे हैं। यूरोप अमेरिका का अपना संतुलन डिसबैलेंस हो गया है। जब इसका डिसबैलेंस हो रहा है, वहां के एशियन यहाँ के भाग रहे हैं, पूरे एशियन लोग अमेरिका यूरोप में जाएंगे, वहां का सोसाइटी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? वो लोग पसंद करेंगे कि एशियन हमारे में आए? उसके हिसाब से कुछ नया चीज होना स्टार्ट होगा। सब ये चाह रहा है, आज की इंटरनेशनल सोसाइटी ये चाह रही है कि सब अपने अपने देश जाएं। बड़े शहर चाह रहे हैं कि सब अपने अपने गांव में जाएं। दिस इज द सॉल्यूशन। और इसके लिए क्या हुआ है? कोरोना आया है। अब सर, बात ये आता है, मैं आपसे वर्ण व्यवस्था की बात जो कर रहा हूँ, वो क्षैतिज वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ,
कोई न हर आप सोचिए कि 1 लाख वैकेंसी निकल रही है। उसके लिए 1 करोड़ लोग वैकेंसी उसके जॉब के लिए रेलवे में भर रहे हैं। अब जिनको 1 लाख वैकेंसी में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलना है, ऐसा तो है नहीं कि 50 लाख 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। सब लोग अपना काम धाम-झाम सब लोग छोड़ के सब लोग कहाँ लग गए हैं? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। बच्चों का बचपना गड़बड़ा रहा है, जवानी में सब लोग लग जा रहे हैं नौकरी, नौकरी, नौकरी में, पूरा पैसा इन्वेस्ट रितेश कर रहे हैं साहू नौकरी में। नहीं, नहीं रितेश पूरी साहू बात जी सुनिए सर। हाँ, पूरी नहीं बात सुनिए ना। रितेश साहू जी, मैंने आपको समय दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कथा कहानी सुनाएं। देखिए, यहाँ पे आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये वर्ण व्यवस्था है क्या। वर्ण व्यवस्था आपने प्राचीन काल में स्थापित करने की कोशिश की, जिसका कोई सबूत नहीं है। आज की डेट में आप पता नहीं तमाम तरह की बातें तो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक आप बताए नहीं है कि वर्ण व्यवस्था है क्या। आपने कहा कि पूरी दुनिया में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहले आप बताइए तो, ये वर्ण व्यवस्था है कहाँ, कहाँ से ये आई है, कौन से किताब में कहाँ पे संरक्षित की गई है और भविष्य में कहाँ पे संरक्षित की जाएगी? ये है क्या वर्ण व्यवस्था? पहले ये तो क्लियर कीजिए। ये वर्ण व्यवस्था में कितने तरह के लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्या है वर्ण? पहले वो तो क्लियरफाई कीजिए ना, फिर हम आपकी बात को आप सुनेंगे। मुद्दे को आप आप उस बताइए, कहानियाँ हम लोग सुन के बैठे हुए हैं ना, आप नहीं, मेन नहीं मुद्दे सर पर आइए कि हर है क्या? किसी का नहीं, नहीं वर्ण व्यवस्था सर है क्या? उसमें वर्ण कितने व्यवस्था तरह तो के आपने लोग होते हैं, कहा वो आपने बताएँ लिखा आप। है नहीं, नहीं सर आपने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था सही है कि गलत है, साबित करिए, यही नहीं लिखा है? हम हाँ, तो तो वही आप सिद्ध बताइए कर तो रहे सही, हैं। है क्या? क्या है वर्ण है ये व्यवस्था? कितने तरह के लोग वर्ण होते हैं व्यवस्था उसमें? देखिए देखिए उसमें सर कितने तरह के लोग होते हैं, ये तो क्लियर कीजिए ना पहले। देखिए, ये भाग गई है। भई इनको 15 लाख रुपए भी चाहिए, और जैसे मैंने पूछ दिया कि वर्ण व्यवस्था में कितने तरह के लोग होते हैं, तो नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। हैं? देखें, आ गए क्या ये? नहीं, नहीं आए, ये भाग खड़े हुए। भई 1-2 लोग थोड़ा खाली हो जाइए। 1-2 लोग ना थोड़ा-सा इनको आने दीजिए। किस नाम से आए थे ये? मेरे ख़्याल से एक जगह मैं हटा देता हूँ, एक आध लोगों को। उनको आने दीजिए अगर आना चाहते हैं तो। नहीं आए अभी तक। सीट खाली है। देखें, नहीं आए वो, भाग गई है। ये वर्ण व्यवस्था, हॉरिज़ॉन्टल वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, और इनको ये पता ही नहीं है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। पूरी दुनिया में लागू करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि वर्ण व्यवस्था में कितने तरह के लोग होते हैं, क्या होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में खोज रहे हैं। भैया आप आ जाएँ, आपको तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए था कि आपकी वर्ण व्यवस्था है क्या? भाई मनु ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसने कार्य निर्धारित कर रखा था कि इस वर्ण के लोग ये करेंगे, वो करेंगे। ये पता नहीं क्या वर्ण व्यवस्था की बात किए पड़े थे, और सबूत माँगते ही भाग खड़े हुए। हुँ? सबूत का नाम सुनते ही ये भाग खड़े होते हैं। देखिए, अभी तक नहीं आए, गायब हैं ये। चलिए, कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अम्बेडकराइट यूथ जो हैं, वो लिख रहे हैं, जय भीम सर, सारे ही भगवान भक्तों से ही माल ले रहे हैं, अपना कुछ नहीं दे रहे हैं। एसचे सर, डिवेटीज को मौका दें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो डिवेटीज हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो अपने साथियों से भी मैं कहता हूँ कि भाई जो डिवेटीज हैं उनको आने दीजिए, जिनको बात-वात करनी है आप लोग तो बाद में ही बात कर लेंगे। वो आएँगे, और रोते वो ज़्यादा है ना, उनकी हालत ये होती है कि अगर उनको ठेस ना भी लगी हो तो भी वो बेचारे रोना शुरू कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया। और मैंने बाकायदे सुना, ये जो डिबेटी आए थे इनको पूरा मैंने सुनने का प्रयास किया, लेकिन आप देख देते हैं, जब इन लोगों को पूरा समय दिया जाता है तो हँसुए के विवाह में शादी का गीत गा रहे हैं, अरे विश्व में लागू है, ये लागू है। भैया ये उनको यही नहीं पता है वर्ण व्यवस्था है क्या? कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था आपने कहा, और इनको ये डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था है क्या? कितने तरह के लोग होते हैं, क्या ज़रूरत है, कोरोना आ गया, ये आ गया। तो थोड़ा क्लैरिटी रखें आप लोग जो भी आते हैं। यहाँ पे शुभम यादव जी लिखते हैं, हँसुए की शादी में खुरपी का गीत गा रहा है एंटीनाधारी। देखिए, शुभम यादव ने पकड़ भी लिया। सटीक बात बता दी। और गोंडी क्या गोंडवाना लिखते हैं, टुन्नी अपनी धूर्तता दिखाते, साइंस कोई धर्म नहीं है। हाँ, वही बात है ना, उनकी सारी बातें पूरी तरह से ब्राह्मणवादी ही थी, फिर भी मैं उनको सुनने का प्रयास कर रहा था, उतना देर समय दिया, लेकिन ये इन लोगों की रोने की आदत है, आज समय दिया तो आप देखिए, कहानी सुना रहे थे, टॉपिक पे इन लोगों को कभी डिबेट तो करना नहीं है। सुनील वाल्मीकि जो हैं वो लिखते हैं, सर मुझे तो लगता है कि ये साहू जी कोई ब्राह्मणवादी हैं और उसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही साबित करने आए हैं, या फिर ब्राह्मणों की अंधभक्ति में लीन है। वो वही थे, ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणवादी ही थे। सबूत माँगते ही देखें कैसे, बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे सिंह ही गायब हो गए हों, वैसे भाग खड़े हुए। इसके बाद से डॉक्टर सुनीता मंजू लिखते हैं, साहू महोदय आप फालतू बातें करके समय बर्बाद ना करें। बिल्कुल सही कहा है आपने डॉक्टर सुनीता मंजी, वो भाग ही खड़े हुए ना, सबूत की बात आ गई थी तो। गोंडी जी लिखते हैं यहाँ पे, टुन्नी भी विदेशी से बुद्धा के देश भाग के आया। हाँ, बीच में बुद्ध की भी बातें करने लगे थे। इन सब लोगों को पता है कि जहाँ फँसो वहाँ बाबूजी को याद करने लगो, तुरंत बाबूजी याद आ जाते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं, ये कॉलर रितेश साहू क्या
भविष्यवाणियाँ करता है। 22 प्रतिज्ञा लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना आगरा में नहीं, नागपुर में विकृत ब्राह्मण आरएसएस हेडक्वार्टर है। आगरा छोटी ब्रांच है। साहू छोटी ब्रांच के ड्रॉप आउट हैं। अच्छा जी।